फाइन करते हैं। अगर सर्विक्स में ग्रो किया तो सर्वाइकल, अगर ब्रॉड लिगामेंट में या किसी लिगामेंट में ग्रो किया तो इंट्रा लिगामेंट्री, मसल में ग्रो कर रहा है मायोमेट्रियम में ग्रो कर रहा है तो हम उसे बोलेंगे इंट्राम्यूरल या फिर इंटरस्टिशियल। ये मोस्ट कॉमन वेराइटी होती है, ठीक है। अगर एंडोमेट्रियल कैविटी की तरफ ग्रो कर रहा है अब हम उसे बोलेंगे सबम्यूकोसल। अगर पेडिकल है तो बोलेंगे पेडुन्कुलेटेड, अगर पेडिकल नहीं है तो सिंपली सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड। अगर सिरोजा की तरफ ग्रो करेगा तो हम उसे बोलेंगे सबसिरोजल या फिर सिंपली सिरोजल। अगर पेडिकल है तो हम उसे बोलेंगे पेडुन्कुलेटेड सिरोजल, ठीक है। ओके, फाइब्रॉइड्स को फीगो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल गायनिकोलॉजी समथिंग, मैं आपको आगे ज़्यादा नहीं बता रही, ठीक है। तो इसने बहुत अच्छे से क्लासीफाई किया है डिपेंडिंग अपॉन उसका रिलेशन, फाइब्रॉइड का रिलेशनशिप विद द एंडोमेट्रियल कैविटी, विद द मायोमेट्रियम एंड विद द सिरोसा। उसके हिसाब से फाइब्रॉइड की नंबरिंग होती है। इसमें ज़्यादा आप लोग को डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, पीजी लेवल की चीज़ें हैं, ठीक है। उसी का ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, फीगो फाइब्रॉइड क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। अगर सपोज कोई आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछे कि फीगो को कैसे क्लासिफाई करते हैं तो यू कैन जस्ट आंसर कि इट्स बेस्ड ऑन द फीगो फाइब्रॉइड क्लासिफिकेशन सिस्टम। नंबरिंग होती है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 7। सबसे छोटा नंबर होता है 0 का और नंबर होता है 7 का मैक्सिमम। और इसमें नंबरिंग हम किसके हिसाब से करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप ऑफ फाइब्रॉइड विद द एंडोमेट्रियल कैविटी, विद द मायोमेट्रियम एंड विद द सिरोसा, ठीक है। तो अंदर से हम बाहर की तरफ जाएंगे, फाइब्रॉइड में हम अंदर की तरफ से, यूट्राइन कैविटी की अंदर की तरफ से हम बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 0 नंबर हम किसको देंगे, कैसा फाइब्रॉइड है ये, पेडुन्कुलेटेड सब म्यूकोसल, पेडुन्कुलेटेड है, लेकिन देखो है ना, पेडिकल पे ये पेडुन्कुलेटेड सब म्यूकोसल है, ये हो गया 0। 1 नंबर में क्या होगा सिर्फ ये बताओ, 1 नंबर क्या होगा, है ना। 2 नंबर कैसा है, 2 नंबर कैसा है, इंट्राम्यूरल सबम्यूकोसल भी है, दोनों ही है ना। अब बताओ 3 नंबर कैसा है, 3 नंबर भी लेकिन थोड़ा सा वो सबम्यूकोसल भी है, ठीक है। फिर 4th नंबर जो है वो क्या है, मेनली वो इंट्राम्यूरल है, उसमें सिरोसा और एंडोमेट्रियम के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं, वो केवल और केवल क्या है, इंट्राम्यूरल है। 5 वाला जो है वो थोड़ा सा इंट्राम्यूरल है और थोड़ा सा 6 वाला जो है वो है सबसिरोजल, लेकिन इंट्राम्यूरल भी है। और 7 वाला जो है वो टोटली क्या है, जब आप को अगर याद रख पाए तो वेल एंड गुड, नहीं भी रख पाए तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला डायग्राम जो मैंने ये वाला दिखाया था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको एटलीस्ट सारी साइड्स पता चल रही है विद रिलेशनशिप द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द यूट्रस, ठीक है। और डायग्राम्स की हम बात करेंगे तो जस्ट सिंपल है ये। सबसे पहली स्लाइड में जो फिगर 29.5 नंबर पे मत जाना, बस मैंने रेफरेंस के लिए बस ऐसे डाल दिया ये वाला। सबसे पहला वाला जो डायग्राम है उसमें दिख रहा है सब म्यूकोसल पॉलिप, ठीक है, बहुत स्मूथ सा, ये कहाँ पे है, एंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर ग्रो किया हुआ है। इसको जब हमने यूट्रस को कट किया तभी हमको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा वाला जो डायग्राम है फिगर 29.4 उसमें हमको दिख रहा है इंटरस्टिशियल फाइब्रॉइड यूट्रस, ठीक है। ये पूरा का पूरा फाइब्रॉइड जो है वो कौन सी एरिया को इन्वॉल्व किया है, मायोमेट्रियम को, ठीक है। और एंडोमेट्रियल कैविटी को हम नीचे की तरफ में देख सकते हैं इस एरिया में, ठीक है। ये वाली एरिया जो है ये एंडोमेट्रियल कैविटी है। तो इस वाले फाइब्रॉइड ने केवल मायोमेट्रियम को इन्वॉल्व किया है, ठीक है, ना उसने सिरोसा को इन्वॉल्व किया है ना एंडोमेट्रियम को इन्वॉल्व किया है, केवल उसने मायोमेट्रियम को इन्वॉल्व किया है, इसलिए ये क्या है, इंटरस्टिशियल फाइब्रॉइड यूट्रस, ठीक है। अब ये सबसे गंदा वाला फाइब्रॉइड है, इसमें क्या दिख रहा है हमको, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स कॉजिंग डिस्टॉर्शन ऑफ द यूट्रस, ठीक है। मल्टीपल फाइब्रॉइड, इसमें दुनिया भर के फाइब्रॉइड है, ठीक है। अब इस फाइब्रॉइड में ये वाला जो एरिया दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, ये वाला एरिया ये यूट्रस है, ठीक है। ये जो चीज़ दिख रही है यहाँ पे ये फेलोपियन ट्यूब है, ये वाली फेलोपियन ट्यूब है, ये यहाँ की उसकी फिम्ब्रिया दिख रही है। ये वाला एरिया है ओवरी का, ठीक है, ये ओवरी है। ये वाला एरिया है दूसरे साइड की फेलोपियन ट्यूब ऑफ द अदर साइड। और ये वाला पार्ट है सर्विक्स का, यहाँ पे सर्विक्स को उन्होंने लेबल भी किया है फॉर रेफरेंस कि एटलीस्ट हमको समझ में आए कि ये यूट्रस ही है, ठीक है। So again, this is uterus, this is the fallopian tube, this is ovary, this is cervix, and this is the fallopian tube of the other side. And this diagram is showing multiple fibroids. It's not a diagram, in fact, it's a picture. It is showing multiple fibroids causing distortion of the uterus. इतना गंदा fibroid है, जगह multiple fibroids हैं, पूरी uterine cavity को उसने वो कर दिया, distort कर दिया है, ठीक है, ओके।
So next slide we will talk about cervical fibroid. So it is a single fibroid which is encountered in 1% of all fibroids. ठीक है, तो ये cervical fibroid बहुत रेयर होता है, अराउंड 1 to 4% केसेस में होता है. It may develop as a central, anterior, posterior fibroid or grow laterally in the broad ligament. ठीक है, ये कैसे भी ग्रो कर सकता है. It can stay in the center or it can grow anteriorly or posteriorly. और जैसे ही वो ग्रो करेगा उसके हिसाब से it will have the clinical features. इसके हिसाब से symptoms डेवलप होंगे. आगे की तरफ में यूट्रस की कौन सा ऑर्गन रहता है बॉडी का? ब्लैडर. पीछे की तरफ में ब्लैडर. पीछे की तरफ में रेक्टम. ठीक है, और लैटरली क्या रहता है? लैटरली क्या जाएगा? लैटरली क्या जाएगा? ओवरी नहीं बेटा, यूरेटर. ठीक है, यूरेटर जाते हैं, भले रेट्रोपेरिटोनियल होता है लेकिन यूरेटर्स लैटरली जाते हैं यूट्रस के दोनों साइड से. ठीक है, अब जहाँ पे फाइब्रॉइड होगा, दिमाग में हमेशा रखना, जैसा फाइब्रॉइड होगा जहाँ पे होगा लोकेशन वैसे ही वो सिम्टम्स क्रिएट करेगा. आगे की तरफ में होगा तो ब्लैडर सिम्टम्स होंगे, पीछे की तरफ में होगा तो रेक्टल सिम्टम्स होंगे, लैटरली होगा तो यूरेटर इन्वॉल्व होगी, फाइनली किडनी डैमेज होगी. ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल है. ठीक है, अगर हम सर्वाइकल फाइब्रॉइड के सिम्टम्स की बात करें तो क्या होता है? सबसे कॉमन फीचर क्या होगा? इट विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द ब्लैडर, यूरेटर एंड इन रेयर केसेस ऑन द रेक्टम. ठीक है, a woman may feel a lump in the lower abdomen. कॉमन प्रेजेंटेशन रहेगा, she will feel heaviness in the lower abdomen and पीवी एग्जामिनेशन करने में हमको एक लंप मिलेगा. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट कैन कॉज रिटेंशन ऑफ यूरिन. ठीक है, प्रेगनेंसी में भी कॉज कर सकता है, और अगर प्रेग्नेंट नहीं है, अगर फाइब्रॉइड का साइज बहुत बड़ा है तब भी वो ब्लैडर को कंप्रेस करके या फिर यूरेथ्रा को कंप्रेस करके इट कैन कॉज रिटेंशन ऑफ यूरिन. एंड इफ अ पेशेंट इज हैविंग प्रेगनेंसी and if the size of the fibroid is very large, then if the patient goes into labor, then this fibroid, the cervical fibroid can cause obstructed labor. ठीक है, if it lies below the presenting part. ठीक है, presenting part क्या क्या हो सकता है? बताओ क्या क्या हो सकता है लेबर में presenting part? Cephalic. Very good, cephalic यानी कि head, या फिर breech में ब्रीच है ना. ट्रांसवर्स लाइन में तो खैर हम लेबर में जाने ही नहीं देंगे पेशेंट को, हम पहले सिजेरियन कर देंगे उसका. अगर मान लो फिर भी चली गई तो उसमें शोल्डर्स आएंगे, शोल्डर प्रेजेंटेशन. ठीक है, ट्रांसवर्स लाइन में. गुड, ओके. सेकेंडरी चेंजेस एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फाइब्रॉइड. ठीक है, फाइब्रॉइड्स में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और क्या क्या सेकेंडरी चेंजेस हो सकते हैं, ये पूरी लंबी छोटी लिस्ट है. सबसे पहला होता है हाइलाइन चेंज या फिर सिस्टिक चेंज या फिर एट्रोफी, मोस्ट कॉमन. दूसरा होता है कैल्केरियस डिजेनरेशन या फिर ओसीएस डिजेनरेशन. व्हाट इज ओसीएस? Bony formation. Bony, very good. Red degeneration या फिर pregnancy में होता है. Sarcomatous change, torsion या फिर hemorrhage, infection, ulceration, and it is most common in the dependent part of a submucous polyp. Uterine inversion, even inversion भी हो सकता है. कब होगा आगे बताऊंगी. Endometrial carcinoma associated with fibromyoma, endometrial and myohyperplasia, and accompanying adenomyosis, and lastly parasitic fibroid. So these are the secondary changes and the complications of fibroid. सबसे पहले हम बात करेंगे secondary changes पे atrophy. ठीक है, ये क्यों होता है? Because of the diminished vascularity. उसकी वजह से क्या होगा? फाइब्रॉइड का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, but it will become more firmer and more fibrotic. ठीक है, साइज थोड़ा सा छोटा होगा because of decreased vascularity, लेकिन it will become more firm and more fibrotic. ठीक है, कब मिलेगा एट्रोफी? आफ्टर मेनोपॉज या फिर आफ्टर डिलीवरी. ठीक है, या फिर फॉलोइंग गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन थेरेपी. ठीक है, इसकी वजह से ये फाइब्रॉइड छोटा हो जाएगा. ये सारे जो भी कॉजेज हैं, चाहे मेनोपॉज हो या फिर फॉलोइंग डिलीवरी हो या फिर जीएनआरएच थेरेपी हो, उसमें एक ही कॉमन पाथवे होता है. उसमें क्या होता है कि जो भी बॉडी के हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि इस फाइब्रॉइड की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसकी क्या हो जाती है? डिक्रीज. उसकी जो क्वांटिटी है बॉडी में वो डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, मेनोपॉज के बाद तो वैसे ही सबकी मतलब हार्मोन्स बॉडी के डेफिशिएंट हो जाते हैं. ठीक है, तो ऑल दीज कंडीशंस, जो भी 3 कंडीशंस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ऑल दिस 3 कंडीशंस विल लीड टू अ डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स इन द बॉडी व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ फाइब्रॉइड. ठीक है, इसकी वजह से फाइब्रॉइड में क्या होगा? एट्रोफी. दूसरा होता है कैल्केरियस डिजेनरेशन. ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ फॉस्फेट एंड कार्बोनेट्स इन द पेरिफेरी ऑफ द मायोमास. मैंने बताया था ना कि जब कभी भी कैल्सिफिकेशन स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम द पेरिफेरी टुवर्ड्स द सेंटर. और अगर नेक्रोसिस होगा तो कहाँ से होगा?
फ्रॉम द सेंटर सेंटर टू पेरिफेरी, ठीक है। ओके, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन मिलता है कि कई बार बहुत पुरानी ग्रेव्स होती हैं, जो बहुत पुरानी कई सालों, मतलब क्या बोलना चाहिए, सेंचुरीज अगो की अगर ग्रेव्स को कई बार डिग किया गया तो नॉर्मली ऐसा मिला कि स्केलेटन तो पूरा वो हो जाता है, मतलब पूरा क्या बोलना चाहिए, डिजेनरेट तो नहीं होता है लेकिन बहुत ही टूट फूट सा जाता है। पेल्विक एरिया में कुछ स्टोन जैसे मिलते थे पेल्विक एरिया में, ठीक है। फिर बाद में पता चलता था कि ये जो पेल्विक एरिया के स्टोन से बेसिकली वो क्या है, वो फाइब्रॉइड है, ठीक है। पूरा यूट्रस डिजेनरेट हो गया, फाइब्रॉइड भी डिजेनरेट हो गया, लेकिन उसके अंदर का जो कैल्सिफिकेशन की वजह से जो बचा कुचा एक पत्थर जैसा मांस बन गया था, वो पूरे लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर गया, ठीक है। तो ये बहुत ही रेयर चीज है, लेकिन ऐसा मतलब मिल चुका है इस तरीके का, ठीक है। उसे हम बोलते हैं वोम स्टोन्स इन ग्रेवयार्ड्स, ठीक है। बहुत पुरानी ग्रेव्स में पेल्विक एरिया में दे विल फाइंड स्टोन लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलेंगे वोम स्टोन्स, ठीक है। और कैल्केरियस ट्यूमर्स आर इजीली आइडेंटिफाइड बाय रेडियोग्राफी। अगर किसी भी वुमेन में ये कैल्केरियस डिजेनरेशन हो रहा है तो आराम से एक्सरे करेंगे तो हमको पेल्विक एरिया में वी कैन हैव द स्टोन लाइक फीचर्स, ठीक है। रेड डिजेनरेशन, ठीक है। रेड डिजेनरेशन बहुत ही प्रेगनेंसी में होता है ये, और मैंने तो खैर अभी तक देखा नहीं, बट प्रेगनेंसी में ही मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंटली हमें इनकाउंटर करते हैं। The myoma becomes tense and tender and causes severe abdominal pain with constitutional upset and fever. Patient की जनरल कंडीशन बहुत ही वीक हो जाएगी, she will have fever and बहुत पेनफुल रहेगा, पेन एब्डोमेन कंप्लेन करेगी। The tumor itself assumes a peculiar purple red color and develops a fishy odor. If the tumor is carefully examined, some of the large veins in the capsule and the small vessels in the substance of the tumor will form thrombosed. इसमें नॉर्मली क्या होता है कि फाइब्रॉइड की जो सप्लाई है, ब्लड सप्लाई, वो बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, यूट्रस का थोड़ा सा इनलार्जमेंट हो जाता है, यूट्रस की वॉल थोड़ी स्ट्रेच होती है, उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि वहाँ पे वेसल्स में थ्रोम्बोसिस हो जाता है। थ्रोम्बोसिस की वजह से फाइब्रॉइड की सप्लाई थोड़ी डिस्टर्ब होती है, उसकी वजह से वहाँ पे डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है, और डिजेनरेशन की वजह से पेशेंट को सारे कंप्लेंट्स होते हैं। और इसमें कलर जो मिलता है वो नॉर्मली किस तरह का मिलता है हमें, पर्पल कलर, रेडिश पर्पल कलर, ठीक है। और इसकी वजह से रेडिश पर्पल कलर की वजह से इसका नाम हमने रखा है रेड डिजेनरेशन। द डिस्कलरेशन इज पॉसिबली कॉज्ड बाय डिफ्यूजन ऑफ ब्लड पिगमेंट्स फ्रॉम द थ्रोम्बोस्ड वेसल्स। ये जो कलर आता है वो कहाँ से आता है, जो ब्लड पिगमेंट होते हैं थ्रोम्बोस्ड वेसल से, वहाँ से ये कलर आता है, ठीक है। Although the patient is febrile with moderate leukocytosis and raised ESR, the condition is an aseptic one. Aseptic one मतलब कि इसमें किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। इसमें कोई भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। एंड इसका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है वो होता है अपेंडिसाइटिस, ट्विस्टेड ओवेरियन सिस्ट, पाइलाइटिस एंड एक्सीडेंटल हेमरेज। अब्रप्शन जो होता है, प्लेसेंटल अब्रप्शन, उसमें भी पेशेंट को इसी तरह की कंप्लेंट्स मिलती हैं। फीवर तो खैर नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन एब्डोमेन। और ये जो डायग्नोसिस हमें कहाँ से मिल जाती है, रेड डिजेनरेशन की, फ्रॉम सोनोग्राफी, ठीक है। फोर्थ कंडीशन इज सार्कोमेटस चेंज. It is a very rare change, where rare kind of secondary change, and its incidence is not more than 0.5% of all myoma, ठीक है। Intramural and submucous tumors have a higher potential for sarcomatous change than subserous tumor. ये वाला जो sarcomatous change है वो कौन से वाले में होगा ज़्यादा, इंट्राम्यूरल या फिर इंटरस्टिशियल वाले में, या फिर सब म्यूकोसल में। सब सिरोजल वाले में चेंज ये ज़्यादा नहीं मिलता है। इट इज़ रेयर फॉर मैलिग्नेंट चेंज टू डेवलप इन अ वुमेन अंडर द एज ऑफ 40। और ये जो सार्कोमेटस चेंज है वो नॉर्मली 40 ईयर्स के बाद मिलता है, 40 ईयर्स से पहले जनरली ये नहीं मिलता है। It is more commonly seen in post-menopausal women when it is observed that the tumor grows suddenly, causing pain and post-menopausal bleeding. कभी भी कोई पेशेंट जो कि मोर देन 40 ईयर्स की है या जिसने मेनोपॉज अचीव कर लिया है, उसमें अगर पेन एब्डोमेन की कंप्लेन कर रही है या फिर कोई ट्यूमर कंप्लेन कर रही है एब्डोमेन में, जो पेल्विस से अराइज हो रहा है, फटाफट बढ़ रहा है, बहुत जल्दी इंक्रीज हो रहा है, और पेशेंट को अगर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो रही है, तो सारा जो हमारा जो इन जो वी कैन से कि हमारा जो ध्यान है वो इसकी तरफ जाएगा कि मे बी शी इज हैविंग अ फाइब्रॉइड, इट इज अंडरगोइंग अ सार्कोमेटस चेंज. Naked eye examination में a sarcomatous myoma will have a yellowish gray color and it is having hemorrhagic surface. The consistency will be soft and friable and it is not firm like a simple myoma. Simple myoma अगर हम touch करेंगे या palpate करेंगे तो कैसा feel होगा हमको, friable, sorry, firm feel होगा, firm, ठीक है.
और ये जो सार्कोमेटस चेंज की वजह से जो फाइब्रॉइड होगा वो कैसा मिलेगा हमको, सॉफ्ट एंड फ्राइबल। फ्राइबल मतलब कि बहुत आराम से छूने से वो टूट जाएगा, इस टाइप का। अनदर इंपॉर्टेंट साइन इज दैट नॉन इनकैप्सुलेशन ऑफ द ट्यूमर। हमेशा ध्यान रखना कि फाइब्रॉइड क्या होते हैं, वेल इनकैप्सुलेटेड होते हैं, और कैप्सूल ही है वो डिसाइड करता है कि बिनाइन हो सकता, बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। अगर बिनाइन है तो वो कैसा होगा, वेल इनकैप्सुलेटेड, उसका कैप्सूल कैसा होगा, अच्छा होगा, इंटैक्ट होगा। लेकिन अगर कैप्सूल खराब हो रहा है या नॉन इनकैप्सुलेटेड है, मतलब कि वो मैलिग्नेंसी की तरफ जा रहा है, ठीक है, बिनाइन से वो मैलिग्नेंट की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। एंड सार्कोमा इज हाईली मैलिग्नेंट एंड इट स्प्रेड्स वाया द ब्लड स्ट्रीम। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फाइब्रॉइड की। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन होता है फाइब्रॉइड का टॉर्जन। टॉर्जन कौन से वाले फाइब्रॉइड में मिलेगा, जो यूट्रस से बाहर है, मतलब कि सब सिरोजल। और उसमें भी कौन सा वाला कॉमन होगा, जो पिडनकुलेटेड होगा, पिडनकुलेटेड सब सिरोजल फाइब्रॉइड। A subserous pedunculated myoma may undergo rotation at the sites of its attachment to the uterus. जहाँ पे attached होगा वहीं पे वो rotate हो जाएगा. In very rare case, the rotated tumor may adhere to an adjacent viscera, obtain a fresh blood supply from these adhesions, and finally be detached completely from the uterus. The so-called wandering fibroid or the parasitic fibroid. ये पहले भी बताई थी मैं कि fibroid जो है वो uterus से detach हो जाता है, खुद की blood supply develop कर लेता है और finally अपने आप से एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बन के रह जाता है, उसको हम बोलते हैं वांडरिंग फाइब्रॉइड या फिर पैरासिटिक फाइब्रॉइड। Axial torsion of a subserous myoma is a rare phenomena. Axial rotation of the whole myomatous uterus itself is a very rare occurrence. The very severe abdominal pain is experienced. ठीक है, तो ये जो फाइब्रॉइड होता है उसका एक्शियल टॉर्शन, जो टॉर्शन होता है उसी की पेडिकल के अराउंड, वो बहुत ही रेयर होता है। बहुत ही रेयर है कि एक मायोमेटस यूट्रस है वो अपने आप से, मतलब अपनी एक्सेस के अराउंड रोटेट हो जाए, वो तो बहुत ही रेयर कंडीशन है। ठीक है, तो आई थिंक ये लाइन को स्किप कर देना चाहिए, ये सेकेंड लास्ट लाइन को। बस ये याद रखना कि सबसिरस मायोमा का जो टॉर्शन होता है इट इज़ अ रेयर कंडीशन। यूट्रस का टॉर्शन तो खैर पता नहीं मैंने क्यों डाला यहाँ पे साइड में, एनीवेज। पॉइंट नंबर 2 है इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन कब होगा यूट्रस का, अगर कोई फाइब्रॉइड कहाँ से अराइज हो रहा है, फ्रॉम द फंडस, फंडस ऑफ द यूट्रस से अगर अराइज हो रहा है, और अगर पेडिकल है उसमें पिडनकुलेटेड है, वो पूरा का पूरा पहले वो क्या होगा, ग्रो करेगा, ग्रो करते करते यूट्राइन कैविटी से बाहर आएगा, यूट्राइन कैविटी से बाहर आते आते वो वेजाइना से भी बाहर आ जाएगा, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, अपनी ग्रेविटी, अपनी वेट की वजह से, अपनी हैवीनेस की वजह से क्या होगा, यूट्रस के फंडस को भी वो बाहर ले आएगा, और अल्टीमेटली यूट्रस पूरा का पूरा कैसा हो जाएगा, इन्वर्ट। समझ में आया मैंने क्या बोला? ये फाइब्रॉइड कहाँ से ग्रो करेगा, फंडस से। फंडस से ग्रो करेगा। ठीक है, फंडस से ग्रो करते करते वो कहाँ तक आएगा, यूट्रस के अंदर ग्रो करते करते वो कहाँ तक आ जाएगा, सर्विक्स से बाहर आएगा, सर्विक्स से बाहर आते आते वजाइना से बाहर आएगा, और अल्टीमेटली अपने साथ में पूरे फंडस को भी बाहर ले आएगा। जब कभी फंडस बाहर आ रहा है मतलब यूट्रस कैसा हो जाएगा, बिल्कुल इन्वर्जन। ठीक है, मोजा होता है ना, जैसे मोजा जैसे उल्टा हो जाता है, बिल्कुल अगर हम उल्टा करके सीधा करें, सीधा करके उल्टा करें, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकंड जो उसकी कॉम्प्लिकेशन है। थर्ड है हमारा कैप्सुलर हेमरेज। If one of the large veins on the surface of a subserous myoma ruptures, profuse intraperitoneal hemorrhage can cause acute hemorrhagic shock. ठीक है, कौन से मायोमा की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, सबसिरोजल मायोमा। उसकी जो कैप्सूल है उसमें बहुत बड़ी बड़ी वेसल्स अगर होंगी और एकाध वेसल अगर रप्चर हो गई तो क्या होगा कि पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होगा बिकॉज ऑफ द इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज, एंड द पेशेंट कैन लैंड अप इनटू एक्यूट हेमरेजिक शॉक। ठीक है, चौथी कंडीशन होगी इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कब मिलेगा, मोस्टली इन सबम्यूकस मायोमास। उसमें क्या होगा, सबम्यूकस मायोमास में या फिर मायोमेटस पॉलिप में, इफ दे प्रोजेक्ट इनटू द सर्वाइकल कैनाल और इनटू द वेजाइना। अगर सबम्यूकोजल मायोमा है या फिर मायोमेटस पॉलिप है, मायोमेटस पॉलिप मतलब कि अगर उसमें पेडिकल है, ठीक है, पेडिकल और पेडिकल के थ्रू वो बाहर आ रहा था यूट्राइन कैविटी से, और अगर ये सर्वाइकल कैनाल या फिर वेजाइना में जाएंगे तो नॉर्मली सर्विक्स और वेजाइना क्या होता है, इन्फेक्टेड एरियाज हैं। ठीक है, वहाँ पे जाएगा तो वहाँ के जो सराउंडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके कॉन्टैक्ट में आकर के वो इन्फेक्ट हो जाएगा, और इन्फेक्ट होगा तो क्या होगा, उसकी वजह से कई बार पुरुलेंट डिस्चार्ज हो सकता है। ठीक है, और इन्फेक्शन एक कंडीशन में और होगा अगर पेशेंट की डिलीवरी हुई है तो, क्योंकि डिलीवरी में क्या होता है कि अगर एसेप्टिक प्रिकॉशंस नहीं लिए तो बाहर से ऑर्गेनिजम्स बॉडी के अंदर एंटर करते हैं थ्रू द वेजाइना और सर्विक्स के होते हुए यूट्राइन कैविटी में एंटर करेंगे, और अगर फाइब्रॉइड है पहले से वहां पे तो उसको इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है, लास्टली एसोसिएटेड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा।
ये कब मिलेगा? अगर वुमेन की एज मोर देन 40 इयर्स की है, और रेयर होता है ऑलमोस्ट इन 3% केसेस में। इसमें एसोसिएटेड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा क्यों होता है? क्योंकि हाइपर एस्ट्रोजेनिज्म, जो एस्ट्रोजन है उसकी एक्सेस जो है वो बॉडी में क्या कराती है? एंडोमेट्रियम की हाइपरप्लेजिया कराती है, और इसी की वजह से फाइब्रॉइड भी बढ़ेगा, और साथ साथ जो एंडोमेट्रियल कैविटी है उसकी जो ग्रोथ है, मतलब जो थिकनेस एंडोमेट्रियल कैविटी की वो भी बढ़ेगी, और अनसप्रेस्ड ग्रोथ की वजह से फाइनली मैलिग्नेंट चेंजेस की वजह से इट कैन लैंड अप इनटू अल्टीमेटली एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज द नॉर्मल एंडोमेट्रियल थिकनेस कितनी होती है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में? व्हाट इज द नॉर्मल एंडोमेट्रियल थिकनेस? व्हाट इज द नॉर्मल एंडोमेट्रियल थिकनेस? बताओ ना, 8 to सेंटीमीटर में 11 होती है, millimeter. मिलीमीटर में होती है, किस में होती है? 8 to 11 millimeter. 8 to 11 नहीं होती है, नहीं, थोड़ा रेंज फॉर ब्रॉड करो। 0.5 mm, 3 to 4, 0.5 mm, 3 2 to to 4 3 millimeters, mm. 3 to 5 millimeters. वाइल्ड गेस, नहीं, 5 to 12 मैम आफ्टर मिलीमीटर। मेंस्ट्रुएशन 0.5 mm. 0.5 mm नहीं होगा, सेंटीमीटर बोल रहे हो तो 0.5 सेंटीमीटर है, mm में बात करोगे तो 5 to 12 mm, ठीक है? 5 मिलीमीटर से लेकर के 12 मिलीमीटर तक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द डे ऑफ द साइकिल। हर दिन एक जैसा नहीं रहता, डिपेंडिंग अपॉन द डे ऑफ द साइकिल बढ़ता होता रहता है, ठीक है? पीरियड्स के पहले या फिर मेंसेस के पहले एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ जाती है, फिर ये शेड होता है, फिर पीरियड्स के बाद थिकनेस कम मिलती है, ठीक है? नॉर्मली कितना होता है? 5 to 12 रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में। अगर पेशेंट मेनोपॉज अचीव कर लिए तो पोस्ट मेनोपॉजल में क्या होता है? वो लेस देन 5, कुछ बुक्स में कट ऑफ रहता है लेस देन 4, और उसका यूनिट हमेशा याद रखना, इट इज ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज इट इज मिलीमीटर्स, नेवर इन सेंटीमीटर्स, ठीक है? 3 mm और 3 सेंटीमीटर में बहुत डिफरेंस है। 3 सेंटीमीटर मतलब कि 30 mm है ना? पेशेंट हाइपरप्लास्टिक एंडोमेट्रियम वाली है, मतलब उसको हमेशा हमको रूल आउट करना पड़ेगा कि कोई एंडोमेट्रियल कैंसर तो नहीं हो गया है, ठीक? हमेशा ध्यान रहेगा ना? कितना होता है नॉर्मल, बताओ? 5 to 12 मिलीमीटर, मिलीमीटर हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? इट्स नेवर इन सेंटीमीटर, इट इज इन मिलीमीटर, ओके? सो this was the last complication associated endometrial carcinoma. Okay. Now we talk about the symptoms of fibroid, ठीक है? मोस्टली एसिम्टोमेटिक रहता है, पेशेंट को पता भी नहीं कि उसकी बॉडी में फाइब्रॉइड है। अगर किसी और कंडीशन के लिए उसने सोनोग्राफी कराया, तब सोनोग्राफी में पता चलता है कि शी इज हैविंग अ फाइब्रॉइड, ठीक है? Then she can have menstrual disorders in the form of menorrhagia, polymenorrhea, metrorrhagia, continuous or post-menopausal bleeding. ये सारे टर्म्स आई अज्यूम एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को पता होंगे, ठीक है? मेरे ख्याल से 4th सेम में ये पढ़ने वाली चीज़ें हैं। अभी 6th सेम में अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे कि मेनोरेजिया या सॉरी 8th सेम में अगर पूछोगे मेनोरेजिया, पॉलीमेनोरिया, मेट्रोरेजिया क्या होता है, तो इट इज़ वेरी बैड। चलो होमवर्क ये पढ़ लेना, एटलीस्ट डेफिनेशन पढ़ लेना, ठीक है? वैसे ये सारे जो टर्म्स हैं मेनोरेजिया, पॉलीमेनोरिया, ये जनरली हम यूज़ नहीं करते, आजकल नई टर्मिनोलॉजी है, कभी और किसी क्लास में बताऊंगी, ठीक है? और क्या सिम्टम हो सकता है? इनफर्टिलिटी या फिर रिकरेंट अबॉर्शंस, पेन, प्रेशर सिम्टम्स। प्रेशर सिम्टम ध्यान रखना, आगे की तरफ में ब्लैडर है, पीछे की तरफ में रेक्टम है, और लैटरली क्या है? यूरेटस। तो जहाँ पे वो ग्रो करेगा, जिस डायरेक्शन में ग्रो करेगा, वहाँ के प्रेशर सिम्टम्स डेवलप होंगे, एंड एब्डोमिनल लंग एंड लास्टली वेजाइनल डिस्चार्ज, ठीक है? बात करेंगे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स की। प्रोग्रेसिव मेनोरेजिया सीन इन इंट्राम्यूरल एंड सबम्यूकस मायोमा इज ड्यू टू इंक्रीज्ड वेस्कुलैरिटी, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया एंड इनलार्ज्ड यूट्राइन कैविटी, ठीक है? प्रोग्रेसिव मेनोरेजिया होगा, एक बार मेंसेस आएंगे तो 5 दिन रहेगा, नेक्स्ट टाइम मेंसेस आएंगे तो 7 दिन, 10 दिन, ऐसे करके वो बढ़ते जाएगा, प्रोग्रेसिव मेनोरेजिया, ठीक है? हमेशा ध्यान रखना कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स कौन सा वाला वो करवाएगा, फाइब्रॉइड करवाएगा, कौन सी लोकेशन का फाइब्रॉइड करवाएगा, बताओ? सबम्यूकस और वेरी गुड, सबम्यूकस एंड इंट्राम्यूरल, वेरी गुड, है ना? सबम्यूकोसल कराएगा और इंट्राम्यूरल कराएगा। सबसिरोजल तो बहुत दूर एंडोमेट्रियल कैविटी से, वो नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो फर्दर अवे फ्रॉम द कैविटी लेसर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ मेनोरेजिया, ये ध्यान रखना। फर्दर अवे फ्रॉम द कैविटी, कैविटी से जितना दूर है फाइब्रॉइड, उतना ही चांस कम है कि वो मेनोरेजिया करवाएगा। सबसीरस एंड पेडुंकुलेटेड फाइब्रॉइड्स डू नॉट कॉज मेनोरेजिया, ठीक है? Polymenorrhea occurs when cystic ovaries and pelvic inflammatory disease (PID) coexist with fibromyomas.
पॉलीमिनोरिया, मिनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, मिनोमेट्रोरेजिया डेफिनेशन सारे प्लीज पढ़ लेना, होमवर्क है आप लोगों के लिए, क्योंकि अब 8th सेम में, 9th सेम में एंड फाइनल ईयर में ये टर्म्स फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले हैं। जब कभी भी कोई वर्ड सुनो दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए किसकी बात हो रही है, किस कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है। मेट्रोरेजिया इज कॉमन विद सबम्यूकस फाइब्रॉइड. Metrorrhagia in a woman over 40 requires DNC to rule out endometrial cancer, which is associated with fibroids in 3% cases. Actually, ये rule है कि कोई भी woman, if her age is more than 40 and if she complains of abnormal uterine bleeding, हमेशा उस पेशेंट का DNC करना चाहिए ताकि एंडोमेट्रियल बायोप्सी में हम देख सके कि कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है पेशेंट को एंडोमेट्रियल कैंसर होने की, ठीक है। Infertility. Next, क्या बोलूं, symptom. Infertility. Infertility is either due to distortion of the uterine cavity causing obstruction to sperm ascent, poor nidation or conval tubal block, or associated PID, endometriosis or anovulatory cycle, or if a fibroid is more than 4 centimeter in size, it can cause infertility. ठीक है, infertility क्यों होगा? Because of the distortion of the uterine cavity, है ना, and distortion of the uterus. एक पिक्चर देखा था याद है जिसमें कितना गंदा सा यूट्रस डिस्टॉर्ट हो गया था बिकॉज ऑफ मल्टीपल फाइब्रॉइड्स। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इतना गंदा डिस्टॉर्शन, उसकी वजह से क्या होगा कि स्पर्म जो है वो ट्रैवल करके एंडोमेट्रियल कैविटी तक नहीं पहुंच पाता, या मतलब स्पर्म और ओवम अगर फ्यूज हो गए बिकॉज ऑफ द डिस्टॉर्शन ऑफ द कैविटी, फेलोपियन ट्यूब के थ्रू होते हुए वो अंदर एंडोमेट्रियल कैविटी तक नहीं पहुंच पाते। इस कंडीशन में पेशेंट कभी कंसीव नहीं कर पाती है, इसलिए इट रिजल्ट्स इनटू इनफर्टिलिटी। A submucous myoma is responsible for infertility and recurrent pregnancy loss in 20% cases. तो यहाँ जो infertility होगी वो तो सारी तरह की फाइब्रॉइड से हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फाइब्रॉइड ये infertility cause कराएगा that will be submucous fibroid, ठीक है। ये कराएगा कम से कम कितने परसेंट केसेस में? 20% केसेस में। और सबसे कॉमन कंडीशन होती है वो होती है पेन। Most women complain of heaviness in the lower abdomen. Congestive and spasmodic dysmenorrhea are often symptoms of fibroid or associated pelvic disease. ठीक है, कभी भी कोई पेशेंट जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ में आ रही है और डिस्मेनोरिया कंप्लेन कर रही है, तब हमेशा हमारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में फाइब्रॉइड रहना चाहिए। और डायग्नोसिस कैसे हमारी बनेगी? बाय अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। A submucous fibroid often causes spasmodic dysmenorrhea, ठीक है। स्पैस्मोडिक मतलब कैसा? What are the different kinds of dysmenorrhea? कितने टाइप का होता है डिस्मेनोरिया? बताओ, 2 टाइप का होता है, बताओ। एक तो हो गया स्पैस्मोडिक और दूसरा Primary spasmodic and प्राइमरी वेमरी नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं सुनना मेरे को। एक हो गया स्पैस्मोडिक डिस्मेनोरिया, दूसरा वाला कैसा होगा? स्टार्ट्स विद सी, कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया, ठीक है। होमवर्क है ये भी, चलो पढ़ो। स्पैस्मोडिक डिस्मेनोरिया एंड कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया। अभी अब 8th सेम है, अब अगले एग्जाम 9th सेम के बाद एग्जाम देना है, ठीक है। अब पढ़ना शुरू करो अच्छे से, ठीक है। ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले टर्म्स हैं, स्पैस्मोडिक डिस्मेनोरिया एंड कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया। तो सबम्यूकस फाइब्रॉइड कौन सा वाला कराएगा? स्पैस्मोडिक डिस्मेनोरिया। S फॉर सबम्यूकस एंड S फॉर स्पैस्मोडिक, ऐसे याद रखना, ठीक है। Acute pain is seen when a fibroid is complicated by torsion, hemorrhage and red degeneration. ये सारी कंडीशन में पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होगा, acute abdominal, ठीक है। अब एक लाइन है सबसे लास्ट वाली, इसको मैंने इटैलिक में लिखा है और मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट लाइन आई हैव एवर रिटन इन इटैलिक एंड अंडरलाइंड इट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन इन अ रैपिडली ग्रोइंग फाइब्रॉइड इन एन एल्डरली वुमेन मे बी ड्यू टू सार्कोमा, ठीक है। अगर कोई पेशेंट है जो कि एल्डरली है, मतलब मोर देन 40 इयर्स की है, अगर कंप्लेन कर रही है कि जो पेट में लम्ब है वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है, 2 महीने पहले छोटा था नींबू के बड़ा, अभी वो बिल्कुल संतरा बन गया है या फिर तरबूज बन गया है या तरबूज की तरफ बढ़ गया है, और उसमें अगर बहुत पेन हो रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सार्कोमा भी है, और सार्कोमा इज अ मैलिग्नेंसी, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रेशर सिम्टम्स की। प्रेशर सिम्टम ध्यान रखना, अगर आगे की तरफ में है तो ब्लैडर है, पीछे की तरफ में रेक्टम है, लैटरली यूरेटर है, ठीक है। Anterior and posterior fibroids lodged in the pouch of Douglas cause increase in frequency and retention of urine, most often premenstrually because of premenstrual congestion and enlargement of the tumor. Broad ligament fibroids can cause hydroureter and hydronephrosis. क्यों? क्योंकि साइड से क्या जाती है? यूरेटर, ठीक है। Constipation is rare and intestinal obstruction, if it occurs, may be due to a loop of intestine round the pedunculated fibroid, ठीक है। आई थिंक प्रेशर सिम्टम तो आराम से समझ में आ गया होगा। जस्ट इमेजिन करना है कि फाइब्रॉइड कहाँ पर है और उसके आसपास में कौन सा ऑर्गन है, उसको वो इन्वॉल्व करेगा। एंड एब्डोमिनल लम्प,
Large fibroid may be observed as an abdominal tumor which grows slowly or not at all over a long period. ठीक है, एक मास की तरह होगा पेल्विस में, जो कि या तो स्लो ग्रोइंग होगा या तो बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा। और अगर रैपिडली ग्रोइंग है तो वो क्या हो सकता है, बताओ? sarcoma. Sarcoma. वेरी गुड, Sarcoma. रैपिड sarcoma, वेरी गुड। रैपिड ग्रोथ कब कब होगा, अगर प्रेगनेंसी है तो, लेकिन प्रेगनेंसी में केवल फाइब्रॉइड नहीं ग्रो होगा, उसके साथ यूट्रस भी ग्रो करता है, ठीक है। या फिर पेशेंट क्या ले रही है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या होते हैं, हार्मोन्स, कौन से, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में। तो बाहर से भी हार्मोन है, अंदर से भी हार्मोन है, तो फाइब्रॉइड को तो मजा आ जाएगा, तो वो जल्दी जल्दी ग्रो करेगा, ठीक है। या फिर लास्टली मैलिग्नेंसी में, मैलिग्नेंसी कौन सी, सार्कोमा, ठीक है। A pedunculated fibroid feels separate from the uterus and gives the impression of an ovarian tumor. ओवरी का जो ट्यूमर है वो भी यूट्रस से अलग से मिलता है, ठीक है। और फाइब्रॉइड अगर पेडिकुलेटेड है वो भी अलग से मिलता है, यूट्रस के साथ अलग से मिलता है। तो जो पीवी एग्जामिनेशन या पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें हम बोलेंगे अ मास व्हिच कैन नॉट बी फेल्ट सेपरेट फ्रॉम द यूट्रस, इस टाइप से, ठीक है। या फिर अगर सेपरेट हो पा रहा है तो मास व्हिच इज फेल्ट सेपरेट फ्रॉम द यूट्रस, ठीक है। और लास्टली वेजाइनल डिस्चार्ज, अगर वो इन्फेक्ट हो गया है, फाइब्रॉइड, सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड है, इन्फेक्ट हो गया है तो वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, कई बार ब्लड स्टेन भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, अब बहुत इंटरेस्टिंग है, दो साइड्स हैं बस, ये आखिरी की दो साइड्स में बात कर रही हूँ बस। एक होता है इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी ऑन फाइब्रॉइड और दूसरा होता है इफेक्ट ऑफ फाइब्रॉइड ऑन प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी और फाइब्रॉइड की हम बात करेंगे, हमेशा इस पे एक शॉर्ट नोट आता है, ठीक है, ये दो स्लाइड्स पे। एक है इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी ऑन फाइब्रॉइड, दूसरा है इफेक्ट ऑफ फाइब्रॉइड ऑन प्रेगनेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी ऑन फाइब्रॉइड, मतलब फाइब्रॉइड पे प्रेगनेंसी का क्या असर होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेवलेंस की, कि प्रेवलेंस ऑफ फाइब्रॉइड अमंग्स्ट प्रेग्नेंट वुमेन। अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि इनिशियल फर्स्ट 3 मंथ्स में अल्ट्रासाउंड करेंगे तो कितने % केसेस में हमको फाइब्रॉइड मिलेगा, ठीक है। 18% अफ्रीकन अमेरिकन में मिलेगा, 10% हिस्पैनिक में और 8% व्हाइट वुमेन में, ठीक है। अगर ये प्रेवलेंस याद नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये ध्यान रखने की बात है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर सोनोग्राफी में हम देख रहे हैं कि कितने % पेशेंट्स में फाइब्रॉइड मिल रहा है। ये पेशेंट्स कौन से हैं हमारे, प्रेग्नेंट हैं, ऑल दीज वुमेन आर प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। अब प्रेगनेंसी की वजह से फाइब्रॉइड में क्या असर होता है, एक होता है इनलार्जमेंट, ठीक है। इनलार्जमेंट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द सर्कुलेटिंग ग्रोथ फैक्टर्स एंड फाइब्रॉइड लोकलाइज्ड रिसेप्टर्स, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, फाइब्रॉइड की ग्रोथ होती है। बट सारे फाइब्रॉइड ग्रो करेंगे जरूरी नहीं है, क्योंकि हर पर्सन में जो लोकलाइज्ड रिसेप्टर्स का एक्शन रहता है या जो उनकी रिसेप्टिबिलिटी रहती है ग्रोथ फैक्टर्स के लिए, वो अलग अलग मिलेगी। तो काफी इसका इरेटिक वो रहता है, मतलब ऑब्जर्वेशन है, कई बार मिलता है कई बार नहीं मिलता है, ठीक है। और रिडक्शन इन फाइब्रॉइड साइज टुवर्ड्स द बेसलाइन हैज बीन ऑब्जर्व्ड 4 वीक्स फॉलोइंग डिलीवरी, ठीक है। बेसलाइन मतलब कि प्रेगनेंसी के पहले जितना फाइब्रॉइड था उतना, डिलीवरी के बाद में नॉर्मली 4 वीक्स में जितना प्रेगनेंसी के पहले फाइब्रॉइड का साइज था उतना पेशेंट को मिल जाता है, उतना फाइब्रॉइड का साइज छोटा हो जाता है। अगर इस फाइब्रॉइड में डीजेनरेटिव चेंज होगा तो कौन सा वाला होगा, कौन सा वाला डीजेनरेशन होगा, बताओ? red degeneration, उस कंडीशन में पेशेंट क्या कंप्लेन करेगी, सीवियर पेन, ठीक है, सीवियर पेन एब्डोमेन इज ड्यू टू डीजेनरेटिव चेंजेस। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी ऑन फाइब्रॉइड, ठीक है। साइड में बात करेंगे इफेक्ट ऑफ फाइब्रॉइड इन प्रेगनेंसी। फाइब्रॉइड जो है वो प्रेगनेंसी में क्या करवाता है, ये दोनों स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें शॉर्ट नोट आता है, ठीक है। सबसे पहले कराएगा रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, ठीक है, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। कई बार क्या होता है कि पेशेंट गेट्स प्रेग्नेंट, ठीक है, यूपीटी पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन प्रेगनेंसी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, पहला स्पर्म और ओवरी का क्या होना चाहिए, फ्यूजन। फ्यूजन होने के बाद में क्या होना चाहिए, जाइगोट जो है वो ट्रैवल करेगा फेलोपियन ट्यूब को और कहाँ पे आकर के इम्प्लांट होगा, यूट्राइन कैविटी के अंदर, एंडोमेट्रियल कैविटी में। लेकिन कई बार बिकॉज ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ द एंडोमेट्रियल कैविटी, बिकॉज ऑफ दिस फाइब्रॉइड, क्या होगा कि वो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, या इम्प्लांटेशन अगर हो गया है अच्छे से तो भी वो प्रेगनेंसी का कंटिन्यूएशन नहीं हो पाएगा, मतलब वो सस्टेन नहीं कर पाएगा अपने आप को। उस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट को बार बार प्रेगनेंसी लॉस होगा। प्रेगनेंसी लॉस मतलब बार बार पेशेंट को अपने आप से अबॉर्शन हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, ठीक है। उस कंडीशन को हम बोलेंगे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। दूसरा कंडीशन है प्रीटर्म डिलीवरी, ठीक है। प्रेगनेंसी क्या होगा कि टाइम नॉर्मली कितना होना चाहिए, कितने टाइम के बाद हम बोलते हैं टर्म डिलीवरी, कितने वीक्स के बाद बोलते हैं, 40 weeks.
टर्म बोलते हैं। कितना? 37 37 से लेकर के 37 कब तक? 37 42 42 नहीं, 37 से लेकर के 40 बोल सकते हो, तब तक हम बोलेंगे टर्म डिलीवरी। इसमें क्या हो जाएगा, पेशेंट को प्री टर्म डिलीवरी। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि यूट्रस का साइज एक तो प्रेगनेंसी की वजह से भी बढ़ रहा है, दूसरा फाइब्रॉइड की वजह से भी बढ़ रहा है। तो पेशेंट को क्या होगा, प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, टाइम से पहले शी विल हैव प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस, और उसकी वजह से फाइनली पेशेंट विल हैव प्री टर्म डिलीवरी। ठीक है। तीसरी कंडीशन होगी प्लेसेंटा प्रीविया। मान लो फंडस पे जाके प्लेसेंटा नहीं चिपक पाया बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड, तो वो कहाँ चिपकेगा? नीचे की तरफ में, यूट्रस के नीचे की तरफ में। और कई बार वो कहाँ चिपकेगा, जो कई बार क्या होगा, वो चिपकेगा नहीं, बेचारा चिपकेगा तो अपनी जगह पे, लेकिन कई बार क्या होगा, जो प्रेजेंटेशन होगा वो प्लेसेंटा के ऊपर होगा। मतलब प्लेसेंटा नीचे होगा और प्रेजेंटिंग पार्ट या हेड हो गया या बटक्स हो गए वो प्लेसेंटा के ऊपर होंगे। तो उस कंडीशन में हम इसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया क्यों हुआ? क्योंकि प्लेसेंटा को ऊपर चिपकने के लिए जगह नहीं मिली यूट्रस के ऊपर, क्योंकि वहां पे फाइब्रॉइड था, इसलिए वो नीचे आके चिपका, और नीचे आके चिपका, इसलिए आगे जाकर के प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। पोस्टपार्टम हेमरेज वो क्यों होगा? बिकॉज आफ्टर डिलीवरी यूट्रस को क्या होना होता है, रिट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, रिट्रैक्ट मतलब कि उसका साइज जो होगा मसल्स का क्या होगा, वो छोटा होगा। ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ द फाइब्रॉइड वो रिट्रैक्ट नहीं हो पाता, इसकी वजह से क्या होगा, यूट्रस एटोनिक रहेगा, वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और पेशेंट को क्या होगा फिर, पोस्टपार्टम हेमरेज। कई बार क्या होता है, इंक्रीज सिजेरियन सेक्शन रेट्स। क्यों होंगे इंक्रीज सिजेरियन सेक्शन रेट्स? अब नॉर्मल प्रेजेंटेशन की वजह से। कई बार क्या होता है कि फाइब्रॉइड की वजह से जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन क्या होता है हेड का, क्या होता है प्रेजेंटेशन नॉर्मल, क्या होता है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन? cephalic presentation. cephalic प्रेजेंटेशन। कई बार क्या होगा कि फाइब्रॉइड की वजह cephalic से presentation. प्रेजेंटेशन नहीं हो पाता, उस कंडीशन में प्रेजेंटेशन कई बार अलग मिलेगा। इट कुड बी ट्रांसवर्स लाई, इट कुड बी ब्रीच, इट कुड बी ऑब्लिक, व्हाटएवर। उस कंडीशन में डिलीवरी कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा फिर, सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, या कई बार सर्वाइकल फाइब्रॉइड भी होता है पेशेंट को, उस कंडीशन में भी हमको क्या करना पड़ता है, सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, तो इंक्रीज सिजेरियन सेक्शन रेट्स, ये होता है इफेक्ट ऑफ फाइब्रॉइड इन प्रेगनेंसी। और पहले भी हमने पढ़ा था कि अगर सर्वाइकल फाइब्रॉइड है, मतलब अगर कोई फाइब्रॉइड सर्विक्स से ग्रो कर रहा है, तो इट में कॉज ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग लेबर। लेबर के टाइम में क्या होगा, वो प्रेजेंटिंग पार्ट को नीचे नहीं आने देगा। ठीक है, बेबी को नीचे नहीं आने देगा, उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को कॉन्ट्रैक्शन आएगा लेकिन बेबी नीचे नहीं आ पाएगा, उसकी वजह से पेशेंट विल लैंड अप इनटू ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। और कई बार क्या होता है कि कई बार पहले पेशेंट को फाइब्रॉइड रहा होगा, उसकी मायोमेक्टमी सर्जरी हुई होगी, और प्रेगनेंसी के टाइम पे जब यूट्रस ग्रो करता है तो उस मायोमेक्टमी स्कार का क्या हो जाता है, रप्चर। बहुत ही रेयर कंडीशन है, बहुत ही रेयर, लेकिन फिर भी ये भी हो सकता है। तो इतनी सारी चीजें हमेशा हमें दिमाग में रखनी है व्हेन वी टॉक ऑफ इफेक्ट ऑफ फाइब्रॉइड इन प्रेगनेंसी। दो चीजें हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी इन फाइब्रॉइड, दूसरी है इफेक्ट ऑफ फाइब्रॉइड इन प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी फाइब्रॉइड में क्या क्या कराएगा, दो चीजें कराएगा, या तो इंलार्जमेंट कराएगा फाइब्रॉइड का, या फिर डीजनरेशन। और फाइब्रॉइड इतनी सारी चीजें कराएगा। ठीक है, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, प्रीटर्म डिलीवरी, प्लेसेंटा प्रीविया, पीपीएच, इंक्रीज्ड सी सेक्शन रेट्स, और obstructed labor, and lastly very rare condition that is rupture of myomektemy scar। तो इतना बोलने के बाद में आई थिंक आज की क्लास खत्म। नेक्स्ट क्लास में वी विल टॉक अबाउट द इन्वेस्टिगेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइब्रॉइड। ठीक है, इतना आज जितना पढ़ाया उतना पढ़ लेना। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क। अब कैसे पूछोगे, नेक्स्ट क्लास में पूछना। ठीक है, पहले पढ़ लेना उसके बाद में पूछना। ठीक, ओके Yes. थैंक यू मैम। ओके, Thank थैंक you, यू ma'am. ऑल। Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.